गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास यूपी टेट पर्यावरण की क्लास है, जिसमें हम सब यूपी टेट आपका पर्यावरण जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक आपका आता है परिवार को ही कवर करेंगे। हम सब जितने वीडियो कवर करेंगे दोस्तों, हर वीडियो में हर एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक को उस वीडियो में पूर्णतः कवर करने का प्रयास रहेगा और उस टॉपिक से लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी हम सब सॉल्व करेंगे। आपका पहला टॉपिक है यूपी टेट में, पहला टॉपिक आपका है परिवार को आज हम उस हर एक टॉपिक को लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनते हैं। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास थ्योरी क्लास उपलब्ध कराया जाएगा यूपी टेट के लिए। आज का पीडीएफ जो हम सब पढ़ेंगे दोस्तों, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं परिवार से। परिवार को अगर यहाँ पे हम परिवार को समझने का प्रयास करें तो जितने भी लोग हैं दोस्तों सभी एक परिवार में रहते हैं, लेकिन अगर हम सब इसमें यही जानेंगे कौन सा परिवार किस श्रेणी में आता है, इसको हम सब बहुत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे परिवार को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है दोस्तों? लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना हुआ है। कौन शब्द बना हुआ है? फैमिली बना हुआ है। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। इस जो आपका फैमिली शब्द है यह जो है फैमिलियस शब्द से बना है, जिसका दो अर्थ होता है, संकुचित और व्यापक दो अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है दोस्तों? फैमिलियस का होता है। फैमिलियस का दो अर्थ होता है, संकुचित और व्यापक। अब हम सबसे पहले संकुचित अर्थों में परिवार की परिभाषा समझते हैं, फिर उसके बाद व्यापक अर्थों में समझेंगे। संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है। किससे होता है दोस्तों? नौकर से होता है। जहाँ पर बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। अब क्यों यहीं तक सीमित रहा दोस्तों? अब अपने सब क्या बच्चे को पालने के लिए अलग से एक नौकर की व्यवस्था नहीं है कि बच्चे को पालने के लिए एक से अलग नौकर हम रखेंगे, वो बच्चों की देखभाल करेगा, ऐसा चीज़ नहीं है। इसीलिए यह जो है अपने सब के यहाँ नहीं है, यह सिर्फ लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। अगर व्यापक अर्थों में हम सब चर्चा करें तो व्यापक अर्थों में यह आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि व्यापक अर्थों में परिवार एक सामाजिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिवार कहते हैं व्यापक अर्थों में। ये तो आपका हमने संकुचित अर्थों में समझ लिया, व्यापक अर्थों में समझ लिया कि परिवार कहते किसे हैं। अब हम कुछ और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों? सामाजिकरण। अगर सामाजिकरण की हम सब बात करें तो सामाजिकरण जैसे सामाजिक शिक्षा, कौन पिता है, कौन मम्मी है, कौन चाचा है, कौन दादा है, किसका पैर छूना है, क्या कहना है, इस प्रकार की शिक्षा जो है दोस्तों आपको वह परिवार से ही मिलती है बालक को। करें और परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। परिवार में प्रथम गुरु, बालक की प्रथम गुरु कौन होती है दोस्तों? उसकी माँ होती है। परिवार समाज की एक प्रथम इकाई है। परिवार जो है आपका समाज का एक प्रथम इकाई है। यहाँ पे एक शब्द आया समाज। अगर हम सब यह जानने का प्रयास करें तो समाज कहते किसे हैं? आप किसे समाज कहेंगे? समाज हम उसे कहेंगे जहाँ पे जैसे अभी आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में आप मान लीजिए ट्रेन पे बैठे या फिर बस में बैठे हैं, दो लोग आपस में साथ में बैठे हैं। अगर दोनों लोग आपस में बात किए, एक दूसरे की बात की, एक दूसरे भावनाओं समझे, तो वहाँ पे समाज का निर्माण हुआ। लेकिन जा तो रहे हैं बस में, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से नहीं बात करें, पूरे दिल्ली पहुँच गए, कहीं भी बात नहीं हुआ, तो वहाँ आप समाज का निर्माण नहीं हुआ। तो हम इस स्थिति में कहेंगे कि वहाँ पे समाज नहीं है। लेकिन जहाँ पे एक लोग दूसरे लोग से आपस में बात करें तो वहाँ पे समाज का निर्माण होता है। यही कह रहे हैं कि परिवार समाज की एक प्रथम इकाई है। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, ये तो भी हम समरी समझे कि हाँ परिवार का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे परिवार के प्रकार हम समझते हैं, कैसे परिवार होते हैं।
अगर हम परिवार के प्रकार की बात करें तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है संयुक्त परिवार और एक होता है आपका एकल परिवार। अब हम सब इसमें जो पढ़ेंगे दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप हम सबसे पहले संयुक्त परिवार की समझेंगे कि संयुक्त परिवार कहते किसे हैं, फिर संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं और संयुक्त परिवार के दोष क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम सब एकल परिवार की परिभाषा समझेंगे, एकल परिवार किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। अगर हम सब संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, किसी दोस्त दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग आते हैं, जिसमें आपके माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, दादा दादी, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाते हैं। अब संयुक्त परिवार का उदाहरण यह समझे कि जिसमें दो से ज़्यादा फैमिली रहे, दो से अधिक पीढ़ी के लोग रहे, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए और उनके जैसे आपके चाचा चाची हो गए, तो ये आपका संयुक्त परिवार होगा। ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा ही रहें, चाचा चाची ही रहें, दादा दादी, मतलब सभी का कंपलसरी नहीं है, दो से ज़्यादा रहेंगे तो आपके संयुक्त परिवार में आएंगे। इसमें उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे दोनों आते हैं संयुक्त परिवार में। आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक पूरी फैमिली बैठी हुई है, यह एक संयुक्त परिवार का उदाहरण है जिसमें सभी लोग आते हैं। दो से ज़्यादा जितने भी लोग आएंगे वह सभी संयुक्त परिवार, दो पीढ़ी से अधिक लोग जितने भी रहेंगे वह सभी आपके संयुक्त परिवार में आएंगे। अब हम संयुक्त परिवार के गुण के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त परिवार के फायदे क्या क्या हैं। यहाँ पे करें कार्य विभाजन की उचित व्यवस्था होती है। अगर हम कार्य विभाजन की बात करें तो जैसे परिवार लंबा है तो सभी लोग एक एक काम कर लेंगे तो कार्य करने में बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत आसानी रहेगी। वही कह रहे हैं कार्य विभाजन की उचित व्यवस्था होती है। बच्चों को उचित पालन पोषण व उचित देखरेख होता है। किस परिवार में? संयुक्त परिवार में। जो परिवार लंबा होता है वहाँ पे बच्चे का देखभाल अच्छे होता है और वह बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें हर समय उसे सिखाने वाले कोई न कोई रहेगा। हर समय मतलब कि बच्चे का देखभाल बहुत अच्छे से होता है जो परिवार फैमिली लंबी होती है। अगर अगला हम सब बात करें तो उचित सामाजिक जीवन का विकास, वही कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन की शिक्षा संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से मिल पाती है कि समाज में कैसे रहना है, किसी पापा बोलना है, किसी मम्मी बोलना है, किसी चाचा बोलना है। इस प्रकार की शिक्षा जो है संयुक्त परिवार में अच्छे से बच्चे को मिल पाती है। अगला आपका है बचत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण। अब यहाँ पे बचत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण समझे तो दोस्तों जैसे इस परिवार में सभी लोग कमा रहे हैं, एक मुखिया है, सभी लोग पैसे मुखिया को दे रहे हैं, तो मुखिया जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे खर्चा करेगा। यही कह रहे हैं कि बचत, यहाँ पे बचत ज़्यादा होगी, खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग एक जगह दे रहे हैं, एक लोग खर्चा कर रहे हैं। परिवार की परंपराओं की रक्षा होती है। जो आपका संयुक्त परिवार है, बड़ी फैमिली है, तो जो पुराने कार्य होते हैं, पुराने जो परंपराएं होती हैं, तो जैसे फेस्टिवल हो गया कोई, तो उन सब की रक्षा अच्छे से हो जाती है, क्योंकि सभी लोग बिजी नहीं रहते। कुछ एक लोग अपना पूरा वही कार्य देखेंगे, घर का कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर और लोग घर का काम कर लेंगे। लंबी फैमिली है। यह जो है संयुक्त परिवार के फायदे हैं। पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। अब यहाँ पे अगर धन का समान वितरण की हम सब बात करें तो जैसे परिवार में 5 लोग हैं, अगर 4 लोग कमा रहे हैं, 1 लोग नहीं कमा रहे हैं, तब भी उनको जो है उनका पालन पोषण हो जाएगा। उनको भी धन एक समान में ही जो सुविधाएं होंगी, सभी के लिए एक समान सुविधाएं होंगी। यही कह रहे हैं पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। अब हम सब इसके दोष देख लेते हैं कि संयुक्त परिवार के नुकसान क्या क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। कह रहे हैं व्यक्तित्व को स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता है। अब इसका क्या तात्पर्य है? अब जैसे कोई लोग है बाहर जाके और कुछ करना चाहता है, या फिर कोई बच्चा ही है या फिर कोई परिवार ही है, तो वो दूर होके और कुछ बड़ा काम करना चाहता है, तो लेकिन संयुक्त परिवार होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अकेले वह जाएगा तो और लोग भी इतराज़ करेंगे। तो ये सब समस्याएं होती हैं कि आदमी का खुल के विकास नहीं हो पाता, और जो करना चाहता है वह संयुक्त परिवार में खुल कर नहीं कर सकता, क्योंकि
सिर्फ उसी को नहीं करना है, और भी फैमिली है उनको भी देखना होता है। पारिवारिक कलह व संघर्ष की संभावना अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि परिवार लंबा है तो फिर उसमें जो कलह है वह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी लोग एक माइंड के नहीं रहते हैं। किन्हीं की कोई समस्या रहती है तो किन्हीं को कोई समस्या रहती है, इसलिए हर समय झगड़े होते रहते हैं संयुक्त परिवार में। आवश्यकताएं पूरी होती रहने से अधिकांश सदस्यों का आलसी हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, जैसे 4 लोग 5 लोग, एक फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग कमा रहे हैं। जब एक लोग को बैठे बैठे हर चीज़ की सुविधा मिल जा रही है तो फिर वह काम क्यों करेगा, तो वह आलसी ही हो जाएगा ना। ये समस्याएं होती हैं आपके संयुक्त परिवार के, ये दोष हैं। अब हम सब एकल परिवार को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे जो एक साथ रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सब देखें तो अविवाहित बच्चे, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर उस बालक का शादी हो गया हो तो वह आपका एकल परिवार में नहीं आएगा, वह आपका फिर तब संयुक्त परिवार में चला जाएगा। जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं हुई है, वह आपके साथ रह रहा है, तो वह आपका एकल परिवार में आएंगे। एकल परिवार में सिर्फ वही आएंगे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। अब एकल परिवार के हम गुण समझते हैं। एकल परिवार के फायदे क्या क्या होते हैं। अगर एकल परिवार की हमसे बात करें तो इसमें लोग स्वतंत्र रहते हैं। हम अकेले 2 लोग हैं तो फिर हमको जहाँ जाना है, जो करना है, कोई बाउंडेशन नहीं रहता। वही कह रहे हैं, व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालिक आप हैं, जो करेंगे आप वही करेंगे। इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें परिवार जब आप अकेले ही हैं तो झगड़ा कैसे करेंगे, कोई कलह नहीं रहता। कुछ भी करना है आप अपने लिए करेंगे। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। आपका घर को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। कुछ भी आप कर सकते हैं। पारिवारिक कलह नहीं होता है, इसमें कलह की संभावना ही नहीं होती। अब इसके हम दोस्त अगर समझते हैं तो शिशुओं की देखभाल में समस्या पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, आप 2 लोग रहते हैं। अब बच्चे की देखभाल के लिए आप चले गए जॉब पे, तो फिर एक लोग बच्चे को नहीं देख पाएंगे, घर का और सारे काम करना। तो इस स्थिति में बच्चे का देखभाल सही नहीं हो पाता, उसका सामाजिक विकास तो एकदम से नहीं हो पाता एकल परिवार में। संकट के समय में दयनीय स्थिति हो जाती है, किसमें, एकल परिवार में। कोई भी समस्या हो गई, कोई संकट आ गया, तो उस स्थिति में आप 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो फिर उस हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों का ज्ञान उपदेश का अभाव होता है। वही जो सामाजिक विकास आपका है वह इसमें एकल परिवार में नहीं हो पाता है। अब हम सब परिवार के जो कार्य हैं उसको समझते हैं। कौन कौन से कार्य परिवार को करने चाहिए और कौन कौन से अनिवार्य कार्य हैं, कौन कौन से अनिवार्य कार्य नहीं हैं। एक परिवार की क्या काम होता है कि वो बालक के प्रति कौन कौन से कार्य जरूर करना चाहिए। यह मैकाइवर है, पेज के अनुसार हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है आवश्यक कार्य और दूसरा है अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में हम देखें तो एक परिवार का कार्य दायित्व तो होता है कि वह बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराए, उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उपलब्ध कराए, आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराए, पैसे की व्यवस्था उपलब्ध कराए, लैंगिक की व्यवस्था कराए, उसकी शादी विवाह की प्रबंध कराए। और अनावश्यक कार्य में अगर हम सब देखें तो इसमें मनोरंजन के साधन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। यह आपके अनावश्यक कार्य हैं। इसका हम विस्तार पूर्वक अभी समझते हैं। परिवार के कार्य करें। परिवार के कार्य का विभाजन मैकाइवर एवं पेज महोदय के द्वारा 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। पहला आपका है आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। कहने का आवश्यक कार्य में पारिवारिक कार्य के 2 प्रकार थे, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में वह कार्य आएंगे जो कि हर एक परिवार का दायित्व तो होता है कि वह कार्य उस परिवार को करना ही चाहिए। जैसे पहला है शैक्षिक व्यवस्था।
हमारे परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। आपके परिवार में जो बालक हैं उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना आपके परिवार का मतलब आवश्यक कार्य में आता है। उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके पढ़ने की व्यवस्था जैसे कापी कलम किताब इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना आपका आवश्यक कार्य में आता है। फिर नेक्स्ट आपका है आर्थिक व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था से अगर हम समझें तो प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों को पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था करना आर्थिक व्यवस्था कहलाता है। अब आर्थिक व्यवस्था का मतलब एक बालक के लिए आप खाने पीने की व्यवस्था करिए, उसके शरीर ढकने के लिए कपड़े की व्यवस्था करिए, उसके रहने के लिए छत की व्यवस्था करिए, यह सब आपके आर्थिक व्यवस्था में आएगा जो कि हर एक परिवार को करना चाहिए। आपका जो लास्ट है आवश्यक कार्य में लैंगिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज स्वीकृत ढंग से करे, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे और समाज का समायोजन स्थिर रहे। और लैंगिक व्यवस्था का इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, लैंगिक व्यवस्था कहते हैं। लैंगिक व्यवस्था से यही तात्पर्य है कि अब बच्चे की जैसे समाज के हिसाब से उसकी शादी करना, यह आपका लैंगिक व्यवस्था में आएगा। फिर अनावश्यक कार्य में हम देखें तो इसका जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा, अनावश्यक कार्य कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास व्यवस्था है तो बच्चे के लिए वो करिए, नहीं व्यवस्था है तो आप मत करिए, लेकिन आवश्यक कार्य जो है वो आपको हर हाल में करना चाहिए। एक परिवार के भूमिका ये आवश्यक कार्य होते हैं। अब अनावश्यक कार्य में मैकाइवर पेज ने बताया कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कारकों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे मनोरंजन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक परिवार का अगर बजट की व्यवस्था है उसे मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं बालक को, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नहीं, कंपलसरी नहीं होता कि आप उपलब्धि कराएं। अगर आपके पास फंड की व्यवस्था है तो बच्चों को मनोरंजन की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। हमने अभी यहाँ पे ख़त्म किया दोस्तों, परिवार के प्रकार समझ लिए हैं। परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसके गुण दोष, यह सब ने हम हर टॉपिक को ख़त्म किया। अब हम पारिवारिक वृक्ष को समझते हैं। पारिवारिक वृक्ष कहते किस किसे हैं। आप यहाँ पे एक वृक्ष की तरह देख रहे होंगे जिसमें आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सभी दिख रहे हैं, इसे हम फैमिली ट्री कहते हैं, पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। परिवार को वृक्ष के बाहर दर्शाना ही पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। यहाँ से हमने परिवार से जो भी आपके पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट में जो पूछता है दोस्तों फैक्ट पूछता है। अब बस इसे एकल परिवार किसे कहते हैं, इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं, गुण क्या होते हैं, इसी प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन। इसलिए हमने परिवार से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे हर एक टॉपिक को इसमें लिया है। अब परिवार से जितनी भी परिभाषाएं दिए हैं अब हम उन परिभाषाओं को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपके हैं मैकाइवर पेज के अनुसार इनका मानना था कि परिवार जो है यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों को जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। ऐसा किसका मानना था, यह मैकाइवर पेज का मानना था। यह परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये परिभाषाएं पूछ लेती हैं। ऐसा किसका मानना था कि यौन पारिवारिक यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से परिभाषाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आपका नेक्स्ट है प्लेयर के अनुसार परिवार का मतलब माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से है। किस पर इनका मानना था जो परिवार का मतलब ही होता है कि माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से है। और अगला आपका आता है जेपी मार्डक के अनुसार इन्होंने जो है विश्व में 250 समाज का अध्ययन किया। कितने समाज को, 250 समाज का अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि परिवार एक सार्वभौमिक है। कैसे क्या है दोस्तों, यह परिवार एक सार्वभौमिक है। अब हम प्लेटो के अनुसार समझते हैं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ऐसा किसका मानना था, प्लेटो का मानना था।
फिर नेक्स्ट आपका है बिल्स तथा हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा किसका मानना था? बिल्स तथा हाइजर के मानना था। नेक्स्ट आपका है सिडनी ई गोल्डस्टीन के अनुसार परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। जब भी क्वेश्चन बनेगा बस ये परिभाषा से जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है सिडनी गोल्डस्टोन का। अब हमने परिवार को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। परिवार से जो भी आपकी परिभाषाएं आ सकती हैं, जो भी आपके मनोवैज्ञानिक के अनुसार थे, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं मित्र। आपका यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। मित्र मित्र हम कहते किसे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं जो बालक के कार्यों में सहयोग करें या बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है तो वह उसका मित्र कहलाता है। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को मित्रता कहते हैं। हम यहाँ देखिए दोस्तों, मित्र की बात करें, मित्र कहते किसे हैं? अगर मित्र की बात करें तो हम सीधा सीधा यही समझ सकते हैं जो बालक के कार्यों में सहयोग करे, बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है, उसे हम मित्र कहते हैं। लेकिन अगर मित्रता की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं मित्रों के बीच बने आपसी संबंध जो होते हैं वही आपका मित्रता कहते हैं। अब यहाँ मित्रता के प्रकार की बात करते हैं। मित्रता कहते किसे हैं? हमने मित्र समझ लिया जो बालक एक दूसरे के सहयोग करें, उसके साथ खेले, वही आप उसका मित्र कहलाता है। और अगर मित्रता की बात करें तो मित्रता जो है, मित्रों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम मित्रता कहते हैं। अब मित्रता के हम सब प्रकार समझते हैं। मित्रता के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको पहला आता है उपयोगिता की मित्रता, जिसे कहते हैं ना, बहुत लोग मतलबी दोस्त है, वो अपने काम से काम मतलब रखता है। ये आपके उपयोगिता की मित्रता हो गई। फिर आनंद की मित्रता, फिर एक आती है आपकी सच्ची मित्रता। आज आपको यहाँ पे पता हो जाएगा कि किस किस प्रकार से मित्र होते हैं, कौन मित्र हमारा किस प्रकार से है, ये भी आपको यहाँ पे पता हो जाएगा। हम सबसे पहले समझते हैं उपयोगिता की मित्रता कहते किसे हैं। कह रहे हैं कि यह वह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर काम में आने पर संबंध को बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। उपयोगिता का मित्रता का यही मतलब है कि जैसे भी कोई हमारा मित्र है, हमको कोई काम लगा, अगर वो हमको दे रहा है, जैसे हम क्लास में बैठे हैं, हमको पेन की ज़रूरत हुई, हमने पेन मांगा, वो दे दिया, तो फिर हमारा मित्र है। लेकिन अगर हमको ज़रूरत है पेन की, हमने मांगा, वो नहीं दिया, तो हमने कह देते हैं चलो हमारी तुम्हारी मित्रता आज यहाँ से समाप्त हो गई। यह मित्रता, इस प्रकार की मित्रता जो होती है वह आपका उपयोगिता की मित्रता के अंतर्गत आती है। मतलब जहाँ पे आप हमारे काम आएंगे हम मित्र को बरकरार रखेंगे, आप हमारे काम नहीं आएंगे तो हम मित्रता को ख़त्म कर देंगे। ऐसी मित्रता को हम उपयोगिता की मित्रता कहते हैं। फिर हम आनंद की मित्रता, जो आपका सेकंड है दोस्तों, आनंद की मित्रता। अगर इसको हम सब समझने का प्रयास करें, यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखता है। यह संबंध का निर्माण किया रहता है। कब तक दोस्तों? जब तक उसको आनंद आता रहता है तब तक वह संबंध का निर्माण किया रहता है। जब उसका आनंद खत्म हो जाता है तो वह संबंध तोड़ के फिर अपना काम करने लगता है। जैसे अगर हमको इसको उदाहरण के जरिए निष्कर्ष निकालें, जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको ये लिफ्ट दे दिया, आप उसको बैठा लिए, बाइक पे बैठा लिए, दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब तक वो बाइक पे आपके बैठा रहेगा, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात होती रहेगी, आप मतलब कि ऐसा लगेगा कि दोनों लोग मित्र हैं। जब तक वह आपके साथ है, आप मित्र बना हुआ है, मित्र की तरह बात करते जा रहे हैं। फिर जहाँ उसको उतरना है, आपने उसको वहाँ पर ड्रॉप किया, उतर के चला गया अपने रास्ते, आप चले गए अपने रास्ते। ऐसी मित्रता को हम आनंद की मित्रता के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ तक आपको ज़रूरत हो या फिर आपको जहाँ तक आनंद आता रहा, आप तब तक मित्र बने रहें। जब आपका आनंद खत्म हुआ, आप सीधा
अपने रास्ते होंगे, अपने रास्ते होंगे। अगर इसको और उदाहरण के हम जरिए बात करें तो जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कहीं आप दूसरी मार्केट जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई चाय की दुकान पड़ी, आप रुक गए, फिर वहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं, आप भी वहीं पर बात करने लगे। वहाँ पे आप भी अपनी बातें रखने, वो भी अपनी बातें रखने, ऐसे एकदम मित्र का माहौल बन गया। जब तक आपको मज़ा आता रहा, आपने भी वहाँ पे बात अपनी रखते गए। फिर आपको लगा कि हमको लेट हो रहा है, हमको जाना चाहिए, आप वहाँ से उठे, चले गए। अब वो लोग तो आपके मतलब मित्र, तो मतलब जब तक आपने बात किया, एक मित्रता का व्यवहार था। लेकिन जब तक आपको लगा कि नहीं अब हमको ज़रूरी, हमको यहाँ पे जाना चाहिए, तो आप उन लोगों को छोड़ के चले गए। इस प्रकार की मित्रता को आनंद की मित्रता। संबंध तभी तक कायम रहे जब तक हमको आनंद आता रहे। जब हमारा आनंद खत्म तो हमारी मित्रता खत्म। फिर जो लास्ट आता है वह आपका सच्ची मित्रता आता है। अब सच्ची मित्रता कहते किसे हैं? यह मित्रता का वह प्रकार है जिससे बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों का साझा भी करता है। ऐसी मित्रता में आप चित्र देख भी रहे होंगे, यह जो है आपके सच्ची मित्रता के उदाहरण हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने मित्रता को भी खत्म कर लिया। अब यहाँ से हम संबंध को देखते हैं कि संबंध कहते किसे हैं। अगर हम सब संबंध की बात करें तो संबंध वह बुनियाद होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर या फिर रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संबंध में वह लोग आएंगे दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड के आधार पर, जो आपसे भावनाओं के आधार पर जुड़े हों, या फिर आपने शादी कर लिया हो उस आधार पे आपसे जुड़े हों, या फिर आपके जैसे भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, यह सब आपके संबंध के अंतर्गत आते हैं। अगर हम संबंध को प्रकारों में बांटें तो संबंध जो है 2 प्रकार में बांट सकते हैं। इसमें पहला आपका आता है समरक्त संबंध है, और दूसरा आपका वैवाहिक संबंध। अब आप जिससे शादी करेंगे उसका तो रक्त आपका नहीं है ना, जैसे समरक्त, जैसे आपके भाई भाई हो गए, भाई बहन का रिश्ता हो गया, माता पिता का रिश्ता हो गया ना, तो इस प्रकार के रिश्ते आपके समरक्त में आते हैं। लेकिन जो वैवाहिक संबंध होता है, जैसे मम्मी पापा का रिश्ता, यह रक्त संबंध थोड़ी है, यह आपका वैवाहिक संबंध है। कि जो वैवाहिक संबंध से आपका संबंध बनता है, शादी करने से जो संबंध बनता है, वह आपका वैवाहिक संबंध के अंतर्गत आता है। अब पहला हम समझ लेते हैं कि समरक्त संबंध के अंतर्गत हम किसको रखेंगे। जहाँ पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पर होता है, उसे समरक्त संबंध कहते हैं। जिसका जैसे कहते हैं ना, दोनों लोग का ब्लड एक है, जैसे भाई भाई का हो गया, भाई बहन का हो गया, मम्मी बेटे के हो गया, इस प्रकार के ब्लड को, जिसमें आपका पिता बेटा का होगा, माँ बेटी का, भाई भाई का, भाई बहन का इत्यादि। इस प्रकार को हम समरक्त संबंध के अंतर्गत रखते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों वैवाहिक संबंध। जो लोग वैवाहिक संबंध के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम वैवाहिक संबंध कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम वैवाहिक संबंध कहते हैं। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये लोग रहते तो एक साथ हैं, लेकिन दोनों लोग का ब्लड एक नहीं है, यह समरक्त में नहीं आएंगे, यह वैवाहिक संबंध आएंगे, जो कि शादी करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यह आपका संबंध हो गया। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ख़त्म किया, आपका परिवार को कवर किया, मित्र को कवर किया, फिर आपको संबंध को कवर किया। आज हमने यह आपके परिवार का जो आपका यूपी टेट का जो परिवार टॉपिक था उसको कवर कर दिया। अब इस टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, बच्चों के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? अब ऑप्शन है आपके पास, परिवार से है, विद्यालय से है, सांस्कृतिक केंद्र से, या फिर धर्म केंद्र से है। जो बच्चे की पहली पाठशाला होती है दोस्तों, वह परिवार ही होता है। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, करें प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में ऑप्शन है पहला, शुरुआती आयु में परिवार या मित्र से सीखना,
किशोरावस्था में समाज से सीखना या फिर प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। इसमें प्राथमिक समाजीकरण पूछ रहा है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक समाजीकरण। जो हम शुरू में हम सब सीखें समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहता, यह जो हम सब शुरुआती आयु में परिवार से ही सीखेंगे ना। सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं, फिर इसके बाद जो हमारे दोस्त बनते हैं छोटे छोटे, तो फिर हम उन लोगों से सीखेंगे कि समाज में कैसे, कौन है, कौन तुम्हारे पापा हैं, कौन हमारे पापा हैं, कौन तुम्हारे पापा, हम पापा को हमको क्या बोलना है। इस प्रकार की जो सामाजिक शिक्षा, जो भी शिक्षा होती है, वह हम शुरुआती आयु में परिवार में मित्र से ही सीखते हैं। नेक्स्ट है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या फिर परिवार जिसमें माता पिता या उनके बच्चे हों, या फिर संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी, या फिर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, केवल पति पत्नी। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया एकल परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, यह संयुक्त परिवार का उदाहरण है, जिसमें सभी लोग रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, सभी लोग रहते हैं, वह आपका संयुक्त परिवार है। यहाँ पे एकल परिवार पूछ रहा है, तो एकल परिवार का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, यहाँ पे अविवाहित बच्चे होना चाहिए। जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा होना चाहिए, अविवाहित बच्चे। अगर बच्चे कह देंगे तो आप, बच्चे शादीशुदा भी हो सकते हैं और बिना शादीशुदा भी हो सकते हैं। अगर वो शादीशुदा हैं तो संयुक्त परिवार में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, लेकिन जो बच्चे लिखा है यहाँ पे अविवाहित बच्चे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, कम से कम दो भिन्न भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, या फिर अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे समान आवास, भोजन व समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, या फिर सुरक्षा एवं बचत का साझा उत्तरदायित्व हो। अब इसमें नहीं पूछा है, परिवार की विशेषता नहीं है, इसको आपको बताना है। तो कम से कम दो भिन्न भिन्न, ये भी आपका है जो परिवार की विशेषता है कि हाँ दो अलग लिंग वाले लोग साथ रहते हैं, परिवार में ही आएंगे। वे समान भोजन, आवास, सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी आपका परिवार में आएगा। सुरक्षा में बच्चों की साझा उत्तरदायित्व है, ये भी आपका है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, 5 लोग कमा रहे हैं, 1 लोग नहीं कमा रहे हैं, तो वो भी पैसा जमा करें। ऐसा संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार में नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, और गलत जो है गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है। पिता का रहता है कि माता का रहता है कि परिवार के मुखिया का रहता है, या फिर उपर्युक्त सभी। अब यहाँ अगर हमसे बात करें तो परिवार के संयुक्त परिवार में जो संयुक्त परिवार पर जो नियंत्रण रहता है वह परिवार का मुखिया का रहता है। एक मुखिया होता है, सभी लोग कमा के ला के पैसा उसको देते हैं और वह परिवार का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, परिवार के मुखिया का। अब यहाँ पे दोस्तों हमने आज कवर किया आपका यूपी टेट ईवीएस का पहला आपका चैप्टर है परिवार। इसमें हमने परिवार को पूर्णतः खत्म किया और परिवार से कुछ क्वेश्चन भी किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे फिर हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।